सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आप सभी छात्रों और टीचर्स का जो कि मेरे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज हम इकोनॉमिक्स का लेसन 3 शुरू करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है मनी एंड क्रेडिट, हिंदी में मुद्रा और साख। देखिए, हम सभी को पैसा बहुत ही अच्छा लगता है, तो आज का जो लेसन है वो लेसन का नाम ही है जैसे कि मुद्रा और साख। तो ये हमें बताएगा कि पहले किस फॉर्म में मुद्रा का प्रचलन था, आज किस रूप में है। देखिए, पहले जब मनुष्य स्टार्टिंग में शुरू किया विनिमय प्रणाली को, तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेने के माध्यम से वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास जूता है और उसे गेहूं चाहिए और वो उसे जूता बेचकर अपना गेहूं खरीद लेता था, तो ये विनिमय प्रणाली है। हम इस लेसन में आज देखेंगे। फिर उसके बाद मुद्रा का चलन आया, किस किस तरह की मुद्रा आई, आज कैसी मुद्रा है, जैसे कि नोट हो गए, आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भी जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है उनके बारे में जानेंगे। उसके अलावा जैसा कि लेसन का नाम है साख, इट मीन्स क्रेडिट या लोन। आप लोन कहाँ से ले सकते हैं, लोन के कितने स्रोत हैं लेने के, किस स्रोत से लेना लोन सस्ता रहेगा आपके लिए, किस स्रोत से लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा, कितनी तरह के ऋण उपलब्ध हैं, कैसे हेल्प ग्रुप बनाकर आपस में लोग गांवों में सहायता करते हैं। तो इन सब के बारे में इस लेसन में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने लेसन का भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। मुद्रा और साख। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये लेसन हमें दिया गया है, इसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य बच्चों को मुद्रा के अलग अलग रूपों की जानकारी देना, उन्हें साख क्या होती है उसका ज्ञान देना, साख के औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों की जानकारी देना, मुद्रा के दोहरे सहयोग से अवगत करवाना। तो आइए देखते हैं कि जो प्राचीन समय में मुद्रा थी वो कैसी थी। देखिए, इस तरह की मुद्रा यूज़ होती थी। अलग अलग तरह के सिक्के, पहले सोने के, चांदी के, तांबे के, इस तरह से सिक्के प्रचलन में आए और अब जो सिक्के हैं वो लोहे और अन्य धातुओं के मिश्रण से बने होते हैं। तो ये कौड़ियाँ, इस तरह के पहले प्रचलन में थी मुद्रा, जिसे हम पैसा, दमड़ी, ढेला, पाई इस तरह से कहा जाता था। तो देखिए कैसी, ये सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है वो कौड़ियाँ होती थी, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद आपको पैसा, ढेला, फिर दमड़ी और पाई, उसका उदाहरण दे रखा है। तो अब जो है वो रुपया के फॉर्म में आ गया। तो देखिए, अब इस तरह के नोटों के रूप में प्रचलन में है। नोटों के अलावा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे, अनेकों तरह के आपके पास माध्यम हैं लेन देन करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि जब तक इन सब चीज़ों का प्रचलन नहीं था तब तक वस्तु का विनिमय कैसे होता था। मान लीजिए मेरे पास एक वस्तु है, एक आपके पास है। जो आपके पास है वो मुझे ज़रूरत है, जो मेरे पास है वो आपको। जैसे कि आपको केले और सेब का एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया है। आपके पास सेब है और मेरे पास केला, आपको केले लेने और मुझे सेब। तो हम आपस में वस्तुओं को एक दूसरे को देकर बदल लेते थे। इसे हम क्या कहते थे, वस्तु विनिमय
प्रणाली, मतलब चीज़ के बदले में दूसरी चीज़। देखिए क्या कह रहे हैं, जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। इस पद्धति में विनिमय की सार्वजनिक इकाई मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। मुद्रा के प्रादुर्भाव से पहले सारा लेन देन वस्तु विनिमय के रूप में ही होता था। आजकल मौद्रिक संकट की स्थितियों में मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। वस्तु विनिमय का स्थारा जो अब वस्तु विनिमय है उसने नोटों का भूमिका आ गई है। देखिए हम देख लेते हैं आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को। हमने पहले भी देखा, इसमें फिर से बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का। इसमें आपको एक जूते बनाने वाला दिख रहा है और दूसरी तरफ अनाज बेचने वाला, और नीचे एक और तीसरा इंसान दिख रहा है जो कहता है मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूँ नहीं है। और ये इंसान कहता है कि मुझे जूते चाहिए और जूते वाला कहता है मुझे गेहूँ चाहिए। तो इस तरह से वस्तु विनिमय होती थी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मुद्रा जो है, जो हमारी करेंसी, हमारा पैसा है, वो विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करता है। जो मुद्रा है वो सरकार द्वारा प्राधिकृत होती है। मतलब जो हमारे यहाँ नोट, सिक्के, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उसे सरकार ने मान्यता दे रखी है। अगर मान्यता नहीं होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी। तो सबसे पहली चीज़ क्या आई कि एक मध्यस्थ का काम करती। आपके पास पैसे हैं, आपको गेहूँ खरीदना है, आपने गेहूँ खरीद लिया, तो मुद्रा ने क्या किया, एक मध्यस्थ का काम, मीडिएटर का काम किया। तो जो मीडिएटर है उस चीज़ को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। मुद्रा के प्रयोग, मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए जो मुद्रा है उससे आप चीज़ें खरीद और बेच सकते हैं। मुद्रा के प्रयोग से आप विभिन्न प्रकार की सेवाएं ले सकते हैं। जैसे कि आपको डॉक्टर को दिखाना है तो पैसे दीजिए, उसकी फ़ीस और जाइए। आपको वकील के पास जाना है, आपको किसी बस से जाना है, किसी टेलीफोन कंपनी का नेटवर्क यूज़ करना है, तो आप अपना मुद्रा दीजिए और उस सेवा को लीजिए। अगला है मुद्रा की सहायता से कोई भी चीज़ें बेच सकते हैं। हमने जो दूसरे उससे ख़रीद भी सकते हैं। हम कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है, हम बेचना चाहते हैं और दूसरा व्यक्ति जिसके पास मुद्रा है वो उसे खरीद सकता है। इसी प्रकार लेन देन का भुगतान को मुद्रा आसान बना देती है। चलिए अब हम देखते हैं रिज़र्व बैंक क्या है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। रिज़र्व बैंक, देखिए इसके काम क्या है। रिज़र्व बैंक की तरफ से जितने भी आप नोट, जितने भी आप सिक्के देखते हैं उन सबको जारी करता है केंद्र सरकार की तरफ से। वास्तव में जितने भी रूल बनाए गए हैं बैंक्स के लिए वो सब रिज़र्व बैंक बनाता है। ये समय समय पर जानकारी लेता है कि कितना, किसको और किस ब्याज पर ऋण देना है। जैसे आप देखते हैं कि सेविंग के रेट में कोई अंतर आया तो ये उस सभी नीतियों को बनाता है कि किस समय कितना ब्याज किसी भी सेवा पर होगा। जैसे कि आप ऋण लेते हैं तो उस पर कितना ब्याज होगा, आप अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन सब का जो निर्धारण है वो रिज़र्व बैंक करता है। अगला देख लेते हैं करेंसी। करेंसी क्या होती है।
मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। ये वे चीज़ें हैं जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। इसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी के सिक्कों से बनी हुई नहीं है। तो करेंसी में आपकी क्या होगा, जितने भी आपके सिक्के हैं, जितने भी आपके नोट हैं, आपके डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, वो सारी चीज़ें। अब हम देख लेते हैं कि बैंक के क्या क्या काम होते हैं। देखिए, बैंक आपकी जमा को स्वीकार करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 है, उसके घर का खर्चा 20 या 25,000 करने के बाद जो बचा लेता है तो उसे बैंक में डिपॉज़िट कर देता है। तो जो सबसे पहला काम है बैंकों का कि आपकी सेविंग को एक्सेप्ट करता है बैंक में और उस पर आपको ब्याज देता है, क्योंकि अगर हम घर में पैसा रखें तो वो सुरक्षित नहीं है। उसके अलावा आपको उस पर आमदनी भी हो रही है, क्योंकि जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो उस पर हमें ब्याज भी मिलता है। तो सबसे पहला बैंक का काम क्या है कि आपकी सेविंग्स को डिपॉज़िट करता है। दूसरा काम क्या है, आपको अगर किसी काम के लिए लोन चाहिए तो वो लोन भी प्रोवाइड करवाता है। तीसरा, जब हम अपनी सेविंग को अपनी किसी ज़रूरत के समय निकालने के लिए जाते हैं तो वो निकाल सकते हैं, किसके द्वारा, चेक के द्वारा। ये चेक का उदाहरण आपको दिया गया कि देखिए चेक इस तरह से बने होते हैं। आपको चेक भरना भी आना चाहिए सभी बच्चों को, क्योंकि आप 10th में हो गए। देखिए, एक डेट का कॉलम बना होता है जिस पे आपको डेट डालनी है। उसके बाद आप किसे चेक दे रहे हैं उसका नाम, अपने खुद के लिए निकाल रहे हैं तो सेल्फ लिखेंगे। उसके अलावा आप कितना अमाउंट निकाल रहे हैं वो लिखा जाएगा और आपके सिग्नेचर होंगे। जब आप बैंक में ये देंगे तो आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, बैंक के हमने 3 काम देखे। आपकी जमा को स्वीकार करना, जब आपको ज़रूरत हो आपको पैसा निकलवा देना। तीसरा, आपको ऋण उपलब्ध करवाना। अब हम आगे देख लेते हैं। 2 कहानियों के माध्यम से हम देखेंगे कि ऋण के ऊपर ये 2 कहानियाँ बनी हैं और अब आप उन कहानियों को देखने के बाद मुझे बताएंगे कि कौन सा माध्यम अधिक सही है। तो चलिए देखते हैं पहली कहानी। अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास अपने एक बड़ा व्यापारी आता है जो उसे 3000 जूते बनाने का ऑर्डर देता है। तो देखिए, जिसे उसे महीने के अंदर अंदर पूरा करके देना है इस ऑर्डर को। उत्पादन के काम को पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है, कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला तो वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान का वादा करता है। दूसरा, जिस व्यापारी ने उसे जूते बनाने का ऑर्डर दिया है उससे वो 1000 जूतों की पेमेंट नकदी के रूप में, कर्ज के रूप में लेता है और महीना ख़त्म होने से पहले ऑर्डर पूरा करने का वादा करता है। सलीम महीने की आखिर तक जूते पहुंचाने में कामयाब होता है और उसे अच्छा खासा लाभ होता है और वह उधार की अदायगी भी कर देता है। ये पहली कहानी है सलीम की, जो कि अपने आसपास से ही ऋण लेकर अपना काम चलाता है। ये दूसरी कहानी है सपना की। सपना क्या है, एक छोटी सी किसान है जिसके पास 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद से कि फसल तैयार होने पर कर्ज अदा कर देगी, खेती के लिए साहूकार से ऋण लेती है। लेकिन फसल जो है वो कीटनाशकों के कारण बर्बाद हो जाती है
हालांकि सपना ने महंगी दवाई भी छिड़की थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह साहूकार को कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज की रकम भी बड़ी बन जाती है। अगले साल सपना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस बार फसल सामान्य रहती है, लेकिन वह कर्ज को वापस नहीं कर पाती और कर्ज में फंसकर अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ जाता है। देखिए, आपने 2 कहानियाँ सुनी। अब आपको बताना है, ये आपको एक असाइनमेंट दी गई है। लेसन में ही आपको 2 कहानियाँ देने के बाद एक असाइनमेंट दी गई है। तो असाइनमेंट में आपको बताना है कि सलीम को ऋण की आवश्यकता क्यों और सपना को क्यों है। देखिए, सलीम को तो 3000 जोड़ी जूते बनाने और सपना को अपने खेत में मूंगफली की फसल उगानी है। जोखिम क्या था? दोनों को ही था। परिणाम क्या हुआ? देखिए, दोनों सलीम को क्या जोखिम था? मान लीजिए वो ऑर्डर पूरा ना कर पाता तो उसे ब्याज देना पड़ता, जो पैसा उसने एडवांस लिया था उस पर। सपना को क्या जोखिम है? देखिए, उसकी सारी फसल ही बर्बाद हो गई है। अगले साल भी उसकी अच्छी फसल नहीं हुई तो वो अपना लोन वापस नहीं कर पा रही। परिणाम क्या हुआ? सलीम को तो कुछ लाभ होता, लेकिन सपना की ज़मीन बिक जाती है। तो हमने आज ये 2 कहानियाँ देखी। कल हम ऋण के स्रोतों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं मानती हूँ कि आपको कुछ पता चल गया होगा कि ऋण कहाँ से उन्होंने लिया, कितना ब्याज उन्हें पे करना पड़ा। कल इसको हम विस्तार से जानेंगे।